नमस्कार। आज हमारा टॉपिक जो है 133 लेक्चर है हमारा 133 संघ की न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पढ़ाया जाए तो काम नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जरा सा समझने की कोशिश करें। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन, न्यायाधीशों की संख्या और उनकी क्या क्षेत्राधिकार होंगे, इसके बारे में वर्णित करता है। कोशिश करता हूं कि एक पीरियड में खत्म हो जाए, लेकिन एक लेक्चर में ही खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या विधान करता है, उच्चतम न्यायालय क्या है। राज्य व केंद्र के बीच एक दूसरे का हस्तक्षेप ना हो, इनके बीच शक्ति विभाजन संविधान के अनुसार हो, जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है। इसके लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए एक निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता थी, जिसके लिए संविधान ने यह उपबंध किया कि एक उच्चतम न्यायालय होगा जो राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों को डिफाइन करेगा और जो विधि राज्यसभा या लोकसभा बनाएंगी, उन विधियों का वो विधियां एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, या वो संवैधानिक हैं या अवैधानिक हैं। इन सब बातों की जांच करने के लिए संविधान ने एक ऐसी संस्था की बारे में विचार किया, वर्णन किया, जो कि निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा। इस हेतु संविधान में उपबंध किए गए और उसकी स्थापना हेतु एक न्यायालय जो स्वतंत्र व निष्पक्ष हो, उसकी का एक विचार संविधान में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि किसी भी विधि के डिसाइड करने का, उसकी व्याख्या करने का, इंटरप्रिटेशन करने का जो अंतिम अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को होगा, सर्वोच्च न्यायालय को होगा। संविधान में राज्य की और केंद्र की सबकी शक्तियां निहित हैं, अलग अलग उपबंध हैं, लेकिन कई बार केंद्र में और राज्य में विरोधी सरकार होने पर एक दूसरे के अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। जहां दोनों सरकार एक ही हो, केंद्र की राज्य की, तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कभी कभी लोगों की, जब सेंट्रल में कोई दूसरी सरकार हो, राज्य में कोई दूसरी सरकार हो, तो कन्फ्रंटेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान की व्याख्या करने के लिए एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें, उसको रोकने के लिए भी एक विधान की आवश्यकता होती है, अर्थात एक निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। और क्या लिखा है संविधान में, इसकी व्याख्या केवल और केवल कोई न्यायपालिका ही कर सकती है। क्योंकि हमें संविधान ने मूल अधिकार भी दिए हैं, तो उनकी भी रक्षा करनी थी। कभी ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार मूल अधिकारों की खिलाफत में, अर्थात जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, ऐसी कानून बना सकता है। तो उसको व्याख्या करना संविधान की, और उस एक्ट की जो बनाया है कि क्या इसके अंदर जो नियम बनाए हैं वो जेन्युइन बनाए हैं या नहीं, उस मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक न्यायिक, स्वतंत्र न्यायिक संस्था की आवश्यकता थी। मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय पर, इसके इस हेतु
एक एक उच्चतम न्यायालय के लिए प्रोविजन संविधान में रखा गया, इन कारणों को ध्यान में रख। तो मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी उच्चतम न्यायालयों पर ही होती है, और कहा भी जाता है कि ये जो बंध है इसका, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गार्जियन ऑफ द रेवोल्यूशन है, ये गार्जियन ऑफ द रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है। तो अब जरा बात करते हैं गठन की इसकी, कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, कि सॉरी हाँ, उच्च न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है। आर्टिकल 124 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय में एक न्यायमूर्ति होगा, और कितने न्यायमूर्ति हों, एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, एक न्यायमूर्ति होगा, तथा संसद ये डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कितने न्यायमूर्ति हों। लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की संख्या 7 से अधिक होगी। आर्टिकल 124 इस बात का उपबंध करता है। आगे क्या कहता है आर्टिकल? अर्थात आर्टिकल ये कहता है कि कम से कम 7 न्यायाधीश, जब संविधान चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय वो 7 से अधिक की बात करता है। संविधान हमारा ये बात करते हैं कि 7 से अधिक होने चाहिए उस समय। लेकिन आज की स्थिति सुन लें। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में देखो, अगर मैं नहीं कहता कल परसों बढ़ गए हो, तो मैं कहता नहीं, 33 न्यायाधीश काम करते हैं, अर्थात कार्यरत हैं। लेकिन जितना बड़ा इंडिया है, 140 करोड़ की जनसंख्या है इसके अंदर, अगर उस हिसाब से अगर भी देखा जाए, और न्यायपालिका पर, और खास करके उच्च न्यायालय पर इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा बर्डन है। अब आप सोचो कि 1 करोड़ आदमी पे कितने न्यायाधीश आ रहे हैं। 1 करोड़ आदमी पे 33 न्यायाधीश है केवल, और हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है इस समय। तो एक करोड़, कितने करोड़ पर एक न्यायाधीश है? 1 करोड़ न्यायाधीश, 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या, और न्यायाधीश की संख्या केवल 33। सोचो, आगे चलते हैं। आर्टिकल 135 कहता है इसमें, 145 कहता है, यदि कभी कोई वाद संविधान की व्याख्या या निर्वाचन से संबंधित विधि के सारवान प्रश्न होने पर, कभी संविधान की व्याख्या या निर्वाचन से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न होने पर, उस पर सुनवाई 5 न्यायमूर्तियों की बेंच करेगी। कम से कम 5 न्यायमूर्ति उस बेंच में बैठेंगे, और जो बहुमत से निर्णय देंगे, वो निर्णय सबको मान्य होगा, और ये संख्या 5 से कम नहीं हो सकती। अर्थात विषम में और तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकती। कम से कम 5 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है।
यदि कहीं कोई मामला गड़बड़ाए फिसाया जाता संविधान से की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है तो। और एक सुन लीजिए 141, संविधान की हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो सलाहकार भी हैं। यदि राष्ट्रपति साहब उनके पास कोई प्रश्न भेजते हैं जो कानून से संबंधित हो, क्योंकि वो सर्वोच्च है राष्ट्रपति साहब हमारे, अगर कोई ऐसा प्रश्न भेजते हैं तो उसकी व्याख्या भी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है, लेकिन वही 5 न्यायमूर्ति उस पर अपनी राय कायम करेंगे, मिल बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई क्या पोजीशन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान द्वारा विहित योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति की कर सकते हैं। संविधान द्वारा विहित योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति की कर सकते हैं, किंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की मुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उपबंधित करता है, इसके ऊपर आर्टिकल बनाता है और ये बाध्यकारी है। आगे समझो 124(2) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की अन्य जजों की नियुक्ति ये वही बात है, रिपीट कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे, लेकिन यह शक्ति एक औपचारिक शक्ति है, क्योंकि इस विषय में मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। इस पर उनकी जो राय है, जो नियुक्ति करते हैं, वो मंत्रिमंडल से सलाह ली जाती है कि भाई किसको की नियुक्ति की जानी है, या कौन आदमी, कौन न्यायिक अधिकारी योग्य है। तो ये हो गई जी एक जरा सा एक परंपरा पर और ध्यान डालें कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में क्या परंपरा है। हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज होते हैं उनके ही की जा रही है। यही परिपाटी अभी तक चलती हुई चली जा रही है। ये परिपरंपरा है कि उच्चतम न्यायालय के जो क्रम में उच्चतम न्यायालय के जैसे रिटायर हो रहे हैं तो उनसे अगले नंबर के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है, ऐसी परंपरा है। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान कह सकता है, कहता है कि ये आवश्यक नहीं है, अगर चाहें तो इस पर राष्ट्रपति अपनी अलग राय भी कायम कर सकते हैं। लेकिन एक बार शायद कभी हुआ है, लेकिन अधिकतर ये परंपरा यही चली आ रही है कि जो भी वरिष्ठतम होता है उन्हीं उन्हीं न्यायाधीश को मौका मुख्य न्यायाधीश बनने का दिया जाता है। ये परंपरा है। ऐसा एक आध बार शायद केस हुआ है, कोई हुआ तो उसमें बड़ा शोर बचा था, उसमें मतलब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, जो उनसे नीचे उसमें जज थे क्रम में, उन्होंने नीचे दे दिया था। अब मुझे वो केस याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि वो केस हुआ है ऐसा कभी। हाँ, याद आ गया। विधि आयोग ने सुझाव दिया था 1956 में। विधि आयोग ने
1956 में एक सुझाव दिया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर नहीं वरन गुण व उपयुक्तता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इसका पालन नहीं होता। वरिष्ठता वरिष्ठता ही कंसिडर की जाती है, अर्थात जो वरिष्ठ है वो ही कंसिडर किया जाता है। न्यायाधीश कौन हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यायाधीश कौन व्यक्ति हो सकता है। न्यायाधीश भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हों, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक में, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कम से कम प्रैक्टिस की हो एज ए लॉयर, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता होने चाहिए। राष्ट्रपति साहब की राय में कोई पारंगत विधि वेत्ता होनी चाहिए, या 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो, या 5 साल लगातार हाई कोर्ट में किसी में जज रहे हो, और भारत के नागरिक तो प्रथम थी बात है भाई। आर्टिकल 124 टू कै आर्टिकल 124 टू क्या कहता है? न्यायाधीश न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष तक या जो संसद निर्धारित करे पद का धारण करेंगे। त्यागपत्र लिखित में राष्ट्रपति के को प्रार्थना पत्र देना होगा यदि नौकरी छोड़ना चाहते हैं, सॉरी उच्चतम न्यायालय का पद यदि त्यागना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, और उस पर अपने दस्तखत होने चाहिए उनके, और एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेशन वापस भी ली जा सकती है देने के बाद भी। वो वो राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसे स्वीकार करें या ना करें। लेकिन एक बार हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होने के बाद में उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, और उनको हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) या शायद 5 और भी है, 4/5 आर्टिकल 124 वो बंद 4 या खंड 4 या और खंड फिर 5, इनके तहत महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। अदरवाइज राष्ट्रपति साहब को पद से नहीं हटाया जा सकता। बारह मिनट है, बहुत अच्छा है, खत्म हो सकता है, कवर हो सकता है। जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति की अधिकारताएं क्या है, अर्थात क्या क्या जुरिडिक्शन है उनका। जुरिडिक्शन तो देखिए, एक तो वो अभिलेख न्यायालय है, राष्ट्रपति सॉरी उच्चतम न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है। दूसरा, प्रारंभिक अधिकारता भी रखते हैं वो, अपील की अधिकारता भी रखते हैं, विशेष इजाजत की अपील की भी, और परामर्शदात्री अधिकारता, अर्थात परामर्श भी देते हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देने की भी शक्ति उनके अंदर निहित है। तो तेजी से चलें, जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है। 5, एक तो अभिलेख न्यायालय है, प्रारंभिक प्रारंभिक अधिकारता है उनकी, अपीलीय न्यायालय है, अपीलें सुनी जाती हैं उनके यहाँ, विशेष इजाजत अपील भी सुनते हैं वो, और परामर्शदात्री और परामर्श भी देते हैं। तो ये 5 शक्तियां उसमें हैं। जरा सा सबसे पहले बता दें आपको, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं।
जिस न्यायालय में निर्णय और कार्रवाई लिखित में होती है, ऐसा न्यायालय हो जिनका जिनका रिकॉर्ड संजो कर रखा जाता है, ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में यूज किया जा सके। अर्थात उच्चतम न्यायालय जो निर्णय पास करता है, उनकी जो साइटेशंस हैं उनको संगवा के रखा जाता है, ताकि दूसरे न्यायालयों को उनके आधार पर आज्ञाएं दी जा सके। ऐसा न्यायालय जिसे अपनी अवमानना करने वालों को सम देने की शक्ति हो। सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रदान की गई है संविधान द्वारा। अर्थात उनकी कोई अवमानना करेगा तो वो उसे खुद ही सजा दे सकते हैं, किसी दूसरे जज की सजा की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाली शक्तियां जिस न्यायालय को दी जाती हैं, वही अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। ये तीनों शक्तियां हमारे उच्चतम न्यायालय में निहित हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। ये नेक्स्ट अधिकार मतलब अभिलेख न्यायालय, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान रखें, वीडियो को बेर बेर सुना अगर याद ना हो तो। प्रारंभिक अधिकारता, आर्टिकल 131 प्रारंभिक अधिकारता के बारे में। अच्छा, ये अभिलेख न्यायालय वाला जो आर्टिकल है 129 था, और प्रारंभिक अधिकारता वाला आर्टिकल है A31। ये आप ओरिजिनल संविधान से भी निकाल के भी पढ़ सकते हैं कि हाँ, कि मैं आपको झूठ तो नहीं बता रहा, मैं आपको गलत बखानी तो नहीं कर रहा, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। वैसे तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत बताने पर तो मेरी साख कोई बट्टा आएगा। एक बात याद रखें, कोई भी एडवोकेट या कोई भी जजेस जो निर्णय देते हैं, कभी भी गलत देने की सलाह नहीं कर, गलत देने की कोशिश नहीं करते। कई बार कानून का इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है, वो ऐसी कानूनन चूकें हो सकती हैं, लेकिन गलत बताना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता कभी भी। और खास करके आप लोगों को, जो स्टूडेंट है हमारे, उनको तो, या स्टूडेंटों को कभी भी नहीं कर सकते हम। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि आप चेक कर सकते हो इसको। आगे चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। प्रारंभिक अधिकारता, डेडलाइन की बात है। संघ और राज्य के बीच में यदि कोई विवाद हो, संघ और कई राज्य एक तरफ हों, ऐसा विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में ऐसा कोई विवाद हो, तब इनसे संबंधित मुकदमे उच्चतम न्यायालय में ही दाखिल किए जा सकते हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक न्यायालय भी कहते हैं। अर्थात जैसे लोअर कोर्ट में देखते हैं ना आप, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मुकदमे सीधे दाखिल किए जाते हैं बाद, तो वो बाद में अपील में आते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये जो राज्य और संघ के बीच में है, असली तो बात ये फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। फंडामेंटल राइट्स और इन झगड़ों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इसलिए इस क्षेत्राधिकार को दिया गया इन्हें, इसलिए ये मूल न्यायालय भी है, प्रारंभिक न्यायालय भी है। अर्थात जब उनमें दोनों आपस में कन्फ्रंटेशन हो और लीगलिटी पर कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, लीगल राइट के अस्तित्व पर कोई क्वेश्चन हो, अर्थात संवैधानिकता का कोई प्रश्न हो, लीगल राइट्स किसका बन रहा है, संविधान की व्याख्या का कोई बात आ रही हो, तब प्रारंभिक अधिकारता रखते हैं श्रीमान हमारे उच्चतम न्यायालय साहब। राजनीतिक प्रश्नों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। राजनीतिक प्रश्न नहीं, वैसा ऐसा जैसे कहते हैं क्षेत्राधिकार के तहत मामलों को स्वीकार करेंगे जिनमें ऐसे तथ्य या विधि के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों। नेक्स्ट है तीसरा, अपीलीय अधिकार था, आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 अपीलीय अधिकार था। संवैधानिक मामले, सिविल मामले, दांडिक मामले, विशेष इजाजत से अपील है, सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
संवैधानिक मामले सुनेंगे, सिविल मामले सुनेंगे, अपील, अपील केवल अपील जो उच्च न्यायालय ने डिसाइड किए हैं, दांडिक मामलों की अपीलें आएंगी। ये आर्टिकल 132, 133, 134 और विशेष इजाजत की अपीलें भी सुनेंगे। तो ये अपील, ये जुरिडिक्शन है इनका। लेकिन अपील अधिकारी में क्या है? उच्च न्यायालय से संविदा, क्रिमिनल या अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिग्री अंतिम आदेश के विरुद्ध होगी। अर्थात उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, क्रिमिनल या अन्य कार्यवाही में जो दिए गए हैं, उसके विरुद्ध निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध ही सुनवाई करेंगे। या संविधान की व्याख्या का कोई स्पेशल क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन हो, तब इस अधिकार क्षेत्र को करेंगे। या उच्चतम न्यायालय, देखिए इन अपीलों को सुना कब जाएगा? पहला अधिकार तो उच्च न्यायालय को ही है कि भाई वो डिसाइड करते हैं मुकदमे को। अब वो परिस्थिति बताऊंगा अगले में, वो डिसाइड करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो उच्चतम न्यायालय एक, उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा अगर आपको यहां अपील में आना है। अगर अपील में उच्च न्यायालय में आना है, उच्चतम न्यायालय में, तो नीचे से उच्चतम न्यायालय का एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार करेगा कि इस केस के लिए अपील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए विशेष इजाजत अपीलों की व्यवस्था की गई है। तो यहां ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसमें इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब थोड़ा सा 2 मिनट में जितना पूरा होता है करता हूं, लेकिन ये जो प्रश्न है ना, चलो दंडिक मामलों का समझा ही देता हूं। संवैधानिक मामलों में मैं 132 एक कहता है, जहां उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे कि विवाद में संवैधानिक प्रश्न इन्वॉल्व है, तब अपील हो सकती है। या तो स्वयं दे ये, या पार्टी की प्रार्थना पर दें, तब हो सकती है। सिविल मामलों में अपील कब होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि एकदम आप कोई भी आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। निर्णय, डिग्री, अंतिम आदेश में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 139 के अधीन इस बात का प्रमाण पत्र दे कि उस मामले में कोई विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई साकार प्रश्न अंतर्गत, सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। देखिए सिविल मामले में कि कोई प्रमाण पत्र दिया जाए कि इसमें बहुत वो है, अगर उच्च न्यायालय डिसाइड कर रहा तो यही माना जाता है कि उच्च न्यायालय ने जजमेंट को बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि केस नीचे से चलता हुआ आ रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसाइड किया, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ हाई कोर्ट में आ गया, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में कई अवसर होते हैं, पहले सिंगल बेंच ने सुना है, डबल बेंच ने सुना है, क्या तरीका है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता के ऊपर ये जिक्र कर रहे हैं। और जब उच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक प्रश्न है या सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, इसको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय डिसाइड करे, तब वो ऐसी सिविल अपीलें सुनते हैं, अदरवाइज नहीं सुनते। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में, टाइम हो गया, 30 मिनट हो गए लेक्चर को चलते चलते। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, अभी ये लंबा है, दांडिक मामलों में अपील के विषय में। तो क्रिमिनल में अपील कैसे की जाए, क्योंकि क्रिमिनल में इनको फांसी की सजा माफ करने का अधिकार भी है।
सॉरी उच्चतम न्यायालय, सॉरी, हाँ हाँ, उसी उसी को सुनवाई का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को उनकी अपीलें जो मर्डर वगैरह में फांसी की सजाएं होती हैं, उनको भी सुनने का अधिकार है। तो उसके लिए कुछ प्रोविजन है, वो लेंथी है, वो 1 मिनट 2 मिनट का नहीं है जो खत्म नहीं हो पाएगा जल्दी, इसलिए उसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखता हूँ। ठीक है, ओके, नमस्ते।